बॉयकॉट करते थे। लेकिन एड्स किसी को टच करने या किसी के साथ बैठने से नहीं होता है। उसके भी कुछ रीज़न है, उसके भी कुछ टाइप्स हैं जो मैं आगे बताऊंगी आपको। फंगी, फंजाई से रिंगवर्म होता है। रिंगवर्म ज़्यादातर गर्मी या ह्यूमिडिटी के वजह से होता है। अगर आप देखते होंगे कि आप किसी और ये इन्फेक्शियस क्यों है? क्योंकि जैसे आप किसी पर्सन को रिंगवर्म है, अगर आप उसका यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ करो या उसका यूज़ किया हुआ क्लॉथ्स यूज़ करो तो वो ऑब्वियसली आपको होगा ही, क्योंकि वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। अब आते हैं पैरासाइट्स, मलेरिया एंड एस्केरियस। ये पैरासाइट से होता है। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी। अभी के टाइम में, अभी करेंट सिनेरियो में अभी हम जब देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं, आप कह लो कि हमारे जो यंग जनरेशन है उन्हें ज़्यादातर ओबेसिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद पे ध्यान देना ही भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि खुद अगर हम हेल्दी रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम बाहर के फूड्स को ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू घर का बना खाना, क्योंकि जंक फूड आजकल ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चे को। तो इस वजह से ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी की चांसेस ज़्यादा होती हैं। और ये इन्फेक्शियस नहीं है। आप ऐसा नहीं सुनोगे कि डायबिटीज़ पेशेंट के पास हम बैठे हैं या डायबिटीज़ पेशेंट से कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जिसे है वैसे ही होता है। अब आप यहाँ बोलोगे एक्सेप्शन में कि हाँ, मदर को है तो उसके न्यूबॉर्न बेबी को होता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। वो ट्रांसमिशन एक अलग है, तो वो एक्सेप्शन में आ गया। दूसरा, कैंसर। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया। कैंसर क्या होता है? कैंसर में अगर आप कैंसर को एक लाइन में समझो, अगर एक लाइन में याद रखना चाहो तो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ मतलब कैंसर। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, अगर एक वर्ड में समझना चाहो कैंसर को तो ट्यूमर। अगर कहीं भी आपको ट्यूमर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है किसी में भी, तो आप एक बार चेक करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है और उस सेल ग्रोथ के वजह से वहाँ पर कैंसर के जो वायरस होते हैं वो बढ़ते हैं। तीसरा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और ये तो आप जानते ही हो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा है। हर इंसान को आपको हाइपरटेंशन मिलेगा, हर इंसान आपको हाइपरटेंशन का मरीज मिलेगा। ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो वैसे ही जैसे डायबिटीज़ माँ से बच्चे में आता है, ये हो गया क्रोमोसोमल, ये सब तो जेनेटिक डिसऑर्डर में इसे ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन डिजीज एंड देयर पैथोजन। कॉमन डिजीज में आ गया, चलिए मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। कॉमन डिजीज में देखो,
टीबी जो कि बैक्टीरियम से होता है। टाइफाइड बैक्टीरियम से, किस बैक्टीरिया से? साल्मोनेला। और कॉमन कोल्ड वायरस से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। डेंगू वायरस से। एस्केरियास हेलमिंथिस एड्स वायरस से, जिसे एचआईवी भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन डिजीज एंड देयर पैथोजन। अब इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस इंक्लूड होता है। बोन मैरो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है, थाइमस मैचुरेशन ऑफ टी सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आता है लिम्फ नोड, जो कि जिसे फिल्टर लिम्फ भी कह सकते हैं। स्प्लीन फिल्टर ब्लड एंड इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फ नोड जो होता है वो लिम्फ को फिल्टर करता है, और स्प्लीन जो होता है वो ब्लड और इम्यून रिस्पॉन्स को फिल्टर करता है। ठीक। MALT जिसे हम माल्ट भी कहते हैं, इसको म्यूकेज एसियस्ड लिम्फोइड टिश्यू इन रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको कहते हैं। कैंसर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स बेनाइन और मैलिग्नेंट होता है। ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अनकंट्रोल ग्रोथ मतलब हो गया लोकलाइज्ड मासेस, वैक्सीनेशन, सीरम एंटीबॉडीज। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, क्यूरियोसिटी एंड peer pressure, stress or emotional reason, looking for temporary euphoria। अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड आता है, जिसको साल्मोनेला टाइफी के वजह से टाइफाइड होता है। ये स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से। मतलब ये इन्फेक्शियस नहीं है, एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता है। ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, और ये कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। ठीक है। सिम्टम्स प्रोलॉन्ग फीवर और वीकनेस। टाइफाइड में क्या क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक आप को फीवर रहेगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा। और इसे कैसे जानते हैं, मतलब कैसे? फीवर तो नॉर्मली भी आता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड है? तो उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसे विडाल टेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि वायरल डिजीज अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम कॉमन कोल्ड ही आता है। ये आप जनरली हर घर में हर मंथ में एक न दो को देखते ही होंगे कि कॉमन कोल्ड हो ही रहा है। और अगर घर में एक पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो आपको घर के हर पर्सन में धीरे धीरे वो देखने को मिलेगा। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। ये ड्रॉपलेट्स एंड कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से होता है। ये मैं पहले भी बताई हूँ कि जिसे कॉमन कोल्ड है, अगर आप उसके पास बैठो तो जरूरी नहीं है आप उसे टच कर रहे हो तो उससे आप में ये कॉमन आप में भी ये फैल रहा है, नहीं। अगर वो खांसते हैं, अगर वो स्नीजिंग करते हैं, तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो आप तक ट्रांसफर होता है, और उस वजह से राइनो वायरस नामक जो वायरस होता है वो आपके अंदर ग्रो करता है, और उससे आपको भी कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है।
ये 3 से 7 दिन में नॉर्मली भी खत्म हो जाता है। अगर आप दवाई ना भी लो फिर भी कुछ होममेड है रेमेडीज जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है, नहीं तो ऐसे भी 3 से 7 दिन के अंदर ये वायरस खुद भी डेड हो जाता है। और इसका क्या-क्या मतलब कैसे समझेंगे कि कॉमन कोल्ड है? तो इसमें नेज़ल कंजेशन होता है, सोर थ्रोट होता है और कफ होता है। ठीक है? अब आते हैं डेंगू पे। डेंगू मॉस्किटो से के काटने से होता है और ये मॉस्किटो डे टाइम में काटता है। एक अभी से कुछ साल पहले ये था सिनेरियो कि हर घर में 1 से 2 पेशेंट आपको डेंगू के मिलेंगे ही। ऐसा सिचुएशन था कि हॉस्पिटल में डेंगू के पेशेंट ही भरे पड़े थे। तो वो ऐसा था कि ये डे टाइम में काटता है और जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो या कुछ वैसा हो तो वहाँ ये ज़्यादा ग्रो करता है। तो डेंगू वायरल डिजीज़ में आता है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ डिजीज़ की। उसमें मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया इस सब चीज़ से इस मॉस्किटो से होता है और ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है और ये रात में होता है। जैसा कि मैं बताई पहले कि ये डेंगू डेंगू में जो मॉस्किटो काटते हैं वो दिन में काटते हैं और मलेरिया में उसका अपोजिट होता है, इसके मॉस्किटो रात को काटते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। इसका सिम्टम क्या होता है? फीवर एंड चिल्स। मतलब फीवर एंड चिल्स मतलब क्या कि आपको पहले ठंड लगेगा, शरीर पूरा काँप जाएगा ठंड के वजह से, उसके बाद आपको फ़ीवर आएगा और ये 3-4 दिन आते रहता है क्योंकि आरबीसी बर्स्ट रिलीजिंग हीमोजोइन टॉक्सिन। आरबीसी बर्स्ट हो जाता है और उसमें जो हीमोजोइन टॉक्सिन बनता है उस मॉस्किटो के काटने के वजह से वो बॉडी में फैलता है जिसके वजह से मलेरिया होता है। तो ये हीमोजोइन टॉक्सिन क्या है, कैसे बनता है, बॉडी में कैसे जाता है, आरबीसी तक कैसे पहुंचता है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में। इधर है हेलमिंथ डिजीज। इसमें एस्केरियसिस आता है। एस्केरियसिस एस्केरिस जिसको कि राउंड वॉर्म कहते हैं इससे होता है। ये स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। उधर टाइफाइड भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता था। इधर एस्केरियसिस भी कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से ही स्प्रेड होता है। इसका सिम्टम क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग एंड एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हमारे बॉडी में आरबी हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर हीमोग्लोबिन का रेंज देखें तो 10 to 12, ठीक है, और अगर आपके बॉडी में 7 से 8 हीमोग्लोबिन है तो आप एनीमिया पेशेंट हो। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं फंगल डिजीज की। तो फंगल डिजीज में सबसे पहले आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म में रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम
टाइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इन तीनों से होता है। ओके, और ये तीनों फंजाई हैं और ये स्प्रेडेबल है। और कैसे स्प्रेड होता है? टॉवल से, क्लॉथ से, कॉम से। मैं पहले भी बताई हूँ कि अगर रिंगवर्म पेशेंट के यूज़ किए हुए टॉवल को आप यूज़ करो, उनके क्लॉथ्स को यूज़ करो, कॉम को यूज़ करो, तो इन सब चीज़ों के वजह से वो फैलता है। और इसका सिम्टम क्या है? ये ड्राई होता है, स्केली होता है, लिसेंस होता है, ईचिंग होता है, थ्रिव इन वार्म मॉइस्ट में ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। मतलब जहाँ रिंगवर्म होगा, आप कैसे पहचानोगे कि रिंगवर्म है? वहाँ आपको सर्कल जैसा हो जाएगा और बहुत ईचिंग होगा। सबसे पहला तो ये है कि वहाँ बहुत ईचिंग होगा, ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा। तो ये सब फंजल डिजीज के, रिंगवर्म के लक्षण है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइलियरेसिस की। तो फाइलियरेसिस किससे होता है? वुचेरेरिया, ये फैलेरियल वर्म हुआ। ये इन्फेक्ट करता है लिम्फ वेसल्स को। और एलिफेंटिएसिस, आप देखते होंगे कि ये ज्यादातर पैर में और हाथ में, इन दोनों जगह पे होता है फैलेरिया। आप नॉर्मली अगर गांव में देखो तो जनरली लोग इसे फलेरिया कहते हैं। नसीबों का सितारा। अब बात करते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में बी सेल वर्सेस टी सेल्स वर्सेस मैक्रोफेजेस। तो पहले हम लोग देखते हैं बी सेल्स को, और हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, मेन तो एनसीईआरटी ही है, पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी से ही है। ये सब बस थोड़ा, मतलब मैं बी सेल को थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊंगी, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके समझ में आए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो बस इसलिए। तो बी सेल क्या होता है? बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूसर होता है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन बोन मैरो में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है जो स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करता है। बी सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? वो स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करता है और उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। सॉरी। ये कैसे काम करता है? When activated by an antigen, B cell differentiated into plasma cells, secrete antibodies and memory B cells. एंड बी सेल कैसे काम करता है? ये जब एंटीजन एक्टिवेट करता है बी सेल, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल में और सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज और मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल बोले तो मतलब जैसे हमारे बॉडी में कौन सा एंटीजन आया, कौन सा एंटीबॉडी बना, इस सब चीज को जो याद करता है। ऐसा नहीं है कि बस हम ही बुक याद करते हैं, हमारा सेल भी हर फंक्शन करता है। तो वही वो सेल याद रखता है कि
कौन सा एंटीबॉडी बना, कौन सा एंटीजन बना, तो इन सब चीज को जो एक्टिवेट करता है, प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है, ये सब, तो ये बी सेल का काम होता है। इसका इम्यूनिटी में क्या काम है? ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन? तो बी सेल। अब बात करते हैं टी सेल की। तो टी सेल, टी सेल को अगर एक वर्ड में समझे तो ये बॉडीगार्ड हो गया, जो सबकी रक्षा करता है। ठीक। इसका ओरिजिन बोन मैरो हो गया, मैच्योर इन थाइमस, थाइमस में ये मैच्योर होता है। और मेनली इसका ओरिजिन आप बोन मैरो याद रखो। इसका मेन फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स, रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड हेल्प अदर इम्यून सेल्स। इसका मेन फंक्शन है ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है और इम्यून सेल्स को हेल्प करता है आगे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में। ओके। इसके कितने टाइप्स हैं? इसके 3 टाइप्स हैं। हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल। आपको इतना डिटेल में नहीं याद रखना है, बस एक नॉलेज के लिए जान लो, क्योंकि थोड़ा मन में लगता है कि ये अभी टाइम है एग्जाम में, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। थोड़ा बहुत बस एक बार जान लोगे तो मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आप इस वजह से जान लो। हेल्पर टी सेल, इसे टीएच भी कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है अदर इम्यून सेल्स को। ओके। साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये किल करता है इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को। ओके। रेगुलेटरी टी सेल्स, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। रेगुलेटरी टी सेल जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। और अब बात करते हैं टी सेल का इम्यूनिटी में क्या रोल है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उधर हम पढ़े थे बी सेल, जो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, और टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका की पॉइंट्स थोड़ा याद कर लो। टी सेल कमांडोज है जो डायरेक्ट अटैक करता है और कोऑर्डिनेट करता है। अब बात करते हैं माइक्रोफेजेस की। माइक्रोफेजेस, क्लीन अप क्रू। वन वर्ड में अगर हम याद करें इसे तो क्लीन अप क्रू। इसका ओरिजिन बोन मैरो, मोनोसाइट इन ब्लड, मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज। यहाँ ये मैक्रोफेजेस इन टिश्यू, मोनोसाइट इन ब्लड, इसका भी ओरिजिन बोन मैरो ही है, लेकिन ये दूसरी जगह। मोनोसाइट इन ब्लड, ब्लड के जो डिफरेंस टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, उसमें से एक होता है मोनोसाइट, तो ये मोनोसाइट में होता है मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। ओके। इसका मेन फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, इनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन डेड सेल्स एंड डिब्रिस। ये काम कैसे करता है? डिटेक्ट करता है, इनगल्फ करता है एंड डाइजेस्ट पैथोजन, प्रेजेंट एंटीजेंस टू टी सेल एंड रिलीजेस साइटोकाइनेंस। इसका रोल क्या होता है इम्यूनिटी में? ये प्रोवाइड करता है इनेट इम्यूनिटी एंड आल्सो हेल्प्स इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मैक्रोफेजेस, बॉडीज क्लीनर्स एंड फर्स्ट रिस्पोंडर। अगर बॉडी में कुछ आता है तो सबसे पहले यही रिस्पॉन्ड करता है, और जो भी डिस्ट्रॉयड सेल्स हैं या जो भी मैक्रोफेजेस हैं ये उसे क्लीन अप करता है। तो ये था हमारा एक इम्यून
सिस्टम का पूरा तीनों पार्ट जिसे हम डिटेल में पढ़े। अब इसको थोड़ा सा हम क्विक कंपैरिजन करते हैं। बी सेल, टी सेल और इधर मैक्रोफेजेस है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड, ये सेल मेडिएटेड और ये इननेट मेडिएटेड। मेन रोल क्या होता है? तो बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, टी सेल डायरेक्ट अटैक एंड रेगुलेशन करता है, मैक्रोफेज जो होता है वो फैगोसाइटोसिस करता है और सबसे पहले किसी भी अटैकर को रिस्पॉन्ड करता है। इसका मैचुरेशन कहाँ होता है? बी सेल का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है, टी सेल का थाइमस में होता है और मैक्रोफेजेस का टिश्यू में होता है। तो टुगेदर दे फॉर्म अ पावरफुल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। मतलब सब साथ मिलके बहुत ही पावरफुल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे शरीर को किसी भी पैथोजन या किसी भी बीमारी से बचाने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉमन डिजीज, जो कुछ कुछ कॉमन डिजीज हैं बस उसे थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर लेंगे और मैं फिर अगले वीडियो में दूसरा पॉइंट बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो पहली हो गई टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। निमोनिया स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इनसे होता है। अब ये हम मलेरिया टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो अभी बस नॉर्मली आप ये सब याद रखो क्योंकि ये ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस चार्ट में पूरे इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। अब आते हैं अमीबियासिस। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। एस्कैरियासिस, इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये एस्कैरिस से होता है। अब बात करते हैं फिलारियसिस। ये बुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी से, बुचेरेरिया मलाई से होता है। रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये सब का कैटेगरी हो गया कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से, कॉमन कोल्ड वायरस से, प्रोटोजोन मलेरिया प्रोटोजोन से, एमीबियासिस प्रोटोजोन से, एस्कैरियासिस हेलमिंथिस से, फाइलेरियासिस हेलमिंथिस से और रिंगवॉर्म फंजाई से। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। ठीक, तो टाइफाइड का सिम्टम हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये टाइफाइड के हो गए सिम्टम। अब निमोनिया के सिम्टम फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स इन सीवियर केसेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे पूरे निमोनिया टॉपिक में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स इन सीवियर केसेस। ओके, अब बात करते हैं कॉमन के कोल्ड की। कॉमन कोल्ड में रनी नोज, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। ठीक है, अब मलेरिया में रिकरेंट फीवर, चिल्स एंड स्वेटिंग, हेडेक, वीकनेस, एनेमिया। अमीबियासिस में
constipation, abdominal pain, stools with mucus and blood. ओके, अब एस्केरियासिस में इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अब फैली अब फाइलेरियासिस में बात करते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ऑफ लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स, मतलब स्वेलिंग ऑफ लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स। एलिफेंटिएसिस जिसको कहते हैं, ये मैं बताई हूँ आपको डिटेल में। रिंगवॉर्म, ड्राई scaly lesions on skin, itching, lesions on nails and scalp। तो ये हो गया। अब आते हैं मोड ऑफ स्प्रेड का, कि ये कैसे स्प्रेड होता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फीकल एंड ओरल रूट से टाइफाइड, droplets, aerosols from infected person, sharing utensil, droplet and contaminated objects, bite of infected female anopheles mosquito, इससे मलेरिया, contaminated food, water, housefly, mechanical vector, ingestion of eggs in contaminated food and water, bite of infected फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इससे फैलेरिया होता है। आप ये दोनों अच्छे से याद कर लेना कि ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, और निमोनिया जो वो कॉमन कोल्ड जो होता है फीमेल एनोफिलिस से होता है। सॉरी, मलेरिया जो होता है फीमेल एनोफिलिस से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ टॉवल्स, क्लॉथ्स एंड लिम्स, ये सब हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मली, अब थोड़ा बहुत बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। वॉश हैंड्स रेगुलरली एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, ईट फ्रेशली कुक्ड फूड एंड कीप सराउंडिंग क्लीन। वेक्टर्स, मलेरिया, फिलेरियासिस, एमीबियासिस, ये सब आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। मतलब एक बार आप नॉर्मली इसे सुन भी लोगे तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, और मैं अगले टॉपिक में मलेरिया को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू, बाय बाय।